हेलो स्टूडेंट, हमारा जो कीमोथेरेपी का एक टॉपिक बच रहा था इसमें ऑन्कोलॉजी के अंदर, वो आज हम शॉर्टली इसको देख लेते हैं। क्या क्या कीमोथेरेपी के अंदर कौन कौन सी मेडिसिन आती है, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं कीमोथेरेपी का। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कीमोथेरेपी का जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट दिया था सबसे पहले, वो दिया था जोसेफ लिस्टर ने। जोसेफ लिस्टर ने सबसे पहले कीमोथेरेपी का मॉडर्न कॉन्सेप्ट दिया था। स्टार्ट करते हैं कीमोथेरेपी को हम एंटी कैंसर ड्रग्स भी कहा जाता है। कीमोथेरेपी को हम एंटी कैंसर ड्रग्स भी कहते हैं। कैंसर का मतलब क्या होता है? कैंसर इज स्टेट रैपिडली डिवाइडिंग सेल। कैंसर एक ऐसी स्टेज है जिसमें सेल जल्दी डिवाइडेड हो जाती है, एक न्यू सेल की ग्रोथ हो जाती है। एंटी कैंसर ड्रग्स क्या करती है? एंटी कैंसर ड्रग्स टारगेट रैपिडली डिवाइडिंग सेल। जो रैपिडली डिवाइडिंग सेल होती है, जो जल्दी डिवाइड होती है, उसको टारगेट करती है या उस सेल को किल करने का काम करती है हमारी एंटी कैंसर ड्रग्स या कीमोथेरेपी। बात करें बॉडी के अंदर कौन कौन सी ऐसी सेल्स है जो रैपिडली डिवाइडेड होती है, तो उन सेल की बात की जाए तो हेयर के जो फॉलिकल्स होते हैं या हेयर सेल्स होती है, वो ऐसी सेल है जो जल्दी हमारे बॉडी के अंदर डिवाइडेड होती है, जल्दी ग्रोथ करती है। हेयर की सेल्स, तो हेयर की सेल्स पे अगर हमारी एंटी कैंसर की जो ड्रग्स है उनको किल करेगी तो हमारे क्या होंगे? हेयर लॉस हो जाएंगे। और इस टर्म को हम बोलते हैं एलोपेशिया। एलोपेशिया का मतलब होता है हमारे हेयर का लॉस होना, या बाल जो हमारे होते हैं वो बिल्कुल वहाँ से उस जगह से गायब हो जाते हैं या हट जाते हैं, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एलोपेशिया। तो ये साइड इफ़ेक्ट भी होता है एक तरीके से एंटी कैंसर ड्रग्स का, मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट में आता है ये एलोपेशिया, क्योंकि ये हेयर की जो सेल है वहाँ की ग्रोथ को कम कर रहा है। इसलिए जो फर्स्ट डिवाइडिंग सेल है वो हेयर सेल है, और वहाँ पर एंटी कैंसर ड्रग्स ने अपने टारगेट किया और वहाँ की सेल की ग्रोथ को किल कर दिया। तो इस जो कंडीशन वहाँ पर पेशेंट के अंदर होती है तो उसको हम बोलते हैं एलोपेशिया। दूसरी हमारी बोन जो डिवाइडिंग सेल है वो बॉडी के अंदर दूसरी होती है बोन मैरो के अंदर। बोन मैरो के अंदर 3 प्रकार की सेल होती है हमारी बॉडी की, वो बनती है। एक बनती है हमारी आरबीसी, एक बनती है हमारी डब्ल्यूबीसी, एक बनती है हमारी प्लेटलेट। ये तीनों सेल्स हमारी बोन मैरो के अंदर बनती है और ये रैपिडली डिवाइडिंग सेल है या रैपिडली ये जल्दी ग्रो करती है। तो फर्स्ट अगर आरबीसी पे हमारे कैंसर ड्रग्स ने, एंटी कैंसर ड्रग्स या केमोथेरेपी ने अपना इफेक्ट दिखाया आरबीसी पे, तो वो क्या कर सकती है? बॉडी के अंदर एनीमिया को कोज कर सकती है, क्योंकि आरबीसी ही हमारे और बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ती है, काम करती है और बॉडी में ब्लड का फॉर्मेशन में काम करती है। तो वहाँ पर अगर आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, उसकी सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, तो बॉडी के अंदर एनीमिया हो सकता है। तो ये भी साइड इफ़ेक्ट है अपनी कीमोथेरेपी का। फर्स्ट साइड इफ़ेक्ट था कीमोथेरेपी का एलोपेशिया, सेकंड है एनीमिया। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर आरबीसी की सेल को किल कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं हम बोन मैरो के अंदर। नेक्स्ट आता है ल्यूकोसाइट, जिसको हम बोलते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी काम क्या आता है? हमारे सेल के बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को बनाए रखने का काम करता है या उसको मजबूत करता है। अगर बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसी कम हो जाती है तो क्या होता है? हमारे बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है, कम हो जाता है। तो बॉडी में क्या होती है? ऐसी क्षमता नहीं बचती है कि वो पैथोजेंस को या माइक्रोबैक्टीरियम को किल कर सके, तो हम बीमार हो जाते हैं, यानी कि इन्फेक्शन बढ़ जाता है। तो अगर ल्यूकोसाइट की संख्या में अगर ल्यूकोसाइट सेल को किल कर देगी हमारी कैंसर सेल, तो इसको एक टर्म्स में बोलते हैं ल्यूकोसाइटोपेनिया। पेनिया का मतलब होता है किसी चीज़ का कम होना, तो यहाँ पर डब्ल्यूबीसी का कम होना बोलता है ल्यूकोसाइटोपेनिया। तो डब्ल्यूबीसी जैसे ही कम होगी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम सप्रेस होएगा और इन्फेक्शन के चांस बॉडी के अंदर बच सकते हैं। तो ये भी साइड इफ़ेक्ट अपना कोज कर सकती है केमोथेरेपी, क्योंकि यहाँ पर डब्ल्यूबीसी को उन्होंने टारगेट बनाया है। नेक्स्ट बात करते हैं प्लेटलेट। प्लेटलेट भी हमारे बोन मैरो से ही निकलती है और ये काम क्या करती है हमारे बॉडी के अंदर? प्लेटलेट जो होती है ये भी ब्लड के अंदर हेल्प करती है। हमारी बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स ब्लड के अंदर हेल्प करती है। और उसके बाद में अगर प्लेटलेट की अगर संख्या डाउन हो जाएगी तो उसको बोलते हैं हम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो ये क्या कोज कर सकती है? अगर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है तो पेशेंट के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है। ब्लीडिंग फैक्टर में ये क्लोटिंग फैक्टर में ये रोल प्ले करती है प्लेटलेट। तो अगर वहाँ पर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया पेशेंट को हो जाता है तो ये ब्लीडिंग कोज कर सकती है। और जो फर्स्ट ब्लीडिंग बॉडी के अंदर होगी वो होगी आपकी नेजल से। नेजल कैविटी से ब्लीडिंग होगी, क्योंकि बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है, वहाँ पर ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है। और अगर वहाँ पर ब्लड सप्लाई हो जाती है नेजल कैविटी द्वारा, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एपिटैक्सिस। एपिटैक्सिस बोलता है नेजल ब्लीडिंग। ये कोज हो रही है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कोज कर रहा है हमारी एंटी कैंसर ड्रग्स।
तो एंटी कैंसर ड्रग्स में हमने देखा पहले हेयर फॉलिकल्स को सप्रेस किया तो एलोपेसिया कर दिया, बोन मेरो को तीनों सेल्स को सप्रेस किया, आरबीसी को सप्रेस किया तो एनीमिया, ल्यूकोसाइट को किया तो इम्यून सिस्टम इन्फेक्शन और प्लेटलेट को किया तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अब बात करते हैं जीआई की सेल। एपिथेलियल सेल जो होती है जीआई सिस्टम की, वो अपनी फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। अब ये क्या करती है, वहाँ की सेल को डिस्ट्रॉय कर देती है और फूड का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, जिससे पेशेंट के अंदर डायरिया हो जाता है। अब पेशेंट के अंदर अगर डायरिया कोई हो जाता है तो डायरिया के कारण क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है तो पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो जाता है और डिहाइड्रेशन के साथ साथ पेशेंट को क्या होएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है। पेशेंट के अंदर कैल्शियम मेटाबॉलिक एसिडोसिस पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। अगर यहाँ पर अगर वॉमिटिंग होती है पेशेंट को तो मेटाबॉलिक आपको अल्कोलोसिस देखने को मिलेगा, एसिडोसिस देखने को मिलेगा डायरिया के अंदर। तो जीआईटी का काम क्या है, अपने फूड को एब्जॉर्ब करना, और फूड को एब्जॉर्ब करने का काम जीआईटी का था। कैंसर सेल ने क्या किया, फूड को एब्जॉर्ब होने ही नहीं दिया और वहाँ पर क्या कर दिया, अपनी एंटी कैंसर ड्रग्स ने डायरिया कोज कर दिया। तो ये भी साइड इफेक्ट है एंटी कैंसर ड्रग्स का। नेक्स्ट होता है गोनाड्स। गोनाड्स के अंदर ओवेरी और टेस्टिकल्स, हमारे बॉडी के अंदर दो ही गोनाड्स में आते हैं, ओवेरी एंड टेस्टिस। अब यहाँ पर क्या किया, गोनाड्स को कि सेल को सप्रेस कर दिया, अगर मान लो ओवेरी में कर दिया, वो टेस्टिज में कर दिया तो ये स्टेरिलिटी कर सकती है, बट ये रिवर्सिबल करती है, परमानेंट नहीं करती है। मेडिसिन छोड़ने के बाद या ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद दोबारा पेशेंट रिवर्सिबल ठीक हो जाता है। एलोपेसिया भी परमानेंट नहीं है, मेडिसिन ठीक देने छोड़ने के बाद या केमोथेरेपी कंप्लीट होने के बाद एलोपेसिया भी कम्प्लीटली ठीक हो जाता है। हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। तो हमने जब इसके बॉडी के अंदर सेल डिवाइडिंग सेल देखी थी, हेयर सेल, बोन मेरो, एपिथेलियल सेल और गोनाड सेल, तो इसके साइड इफ़ेक्ट यहीं पर हमने साथ में इसके पढ़ लिए थे। फिर एक बार और साइड इफ़ेक्ट इसके देखते हैं, केमोथेरेपी ड्रग्स या कैंसर की जो ड्रग्स है उसके साइड इफ़ेक्ट कौन कौन सा है। तो फर्स्ट में आता है एलोपेसिया। एलोपेसिया क्यों कोज किया है, क्यों हमने वहाँ पर हेयर फॉलिकल्स की जो ग्रोथ थी उसको सप्रेस किया है या सेल को किल किया है, तो वहाँ पर क्या हुआ, सप्रेस करने के कारण पेशेंट के अंदर एलोपेसिया हो गया। नेक्स्ट हमने क्या किया, बोन मेरो की सेल को सप्रेस किया तो वहाँ पर एनीमिया हुआ, ल्यूकोसाइटोपेनिया, WBC का लेवल कम हुआ, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, प्लेटलेट का लेवल कम हुआ। और नेक्स्ट जीआईटी में एब्जॉर्प्शन का काम हो रहा था तो एब्जॉर्प्शन को ही हमने रोक दिया केमोथेरेपी ड्रग्स देके। तो पेशेंट को क्या होगा, डायरिया, और डायरिया के कारण क्या होता है, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन के कारण होगा आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस। उसके बाद में स्टेरिलिटी हुआ क्योंकि गोनाड्स के अंदर यहाँ पर कीमोथेरेपी ड्रग्स ने अपने गोनाड को सप्रेस कर दिया, और गोनाड्स जो बॉडी में होती है ओवेरी और टेस्टिकल्स होता है, तो ये बॉडी के अंदर मैन और वुमेन दोनों के अंदर ये स्टेरिलिटी कोज कर सकता है, लेकिन ये रिवर्सिबल होती है, मतलब ये दोबारा ठीक हो जाती है, एलोपेसिया वगैरह दोबारा ठीक हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं जनरल नर्सिंग इंटरवेंशन हम क्या करेंगे पेशेंट को, जैसे ये साइड इफ़ेक्ट है तो इन साइड इफ़ेक्ट के हिसाब से हम क्या क्या केयर प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें फर्स्ट आता है, जैसे मोस्ट कॉमन रूट होता है, आप अगर केमोथेरेपी ड्रग्स दे रहे हो किसी पेशेंट को तो मोस्ट कॉमन रूट कौन सा होगा, कौन से ड्रग्स से हम केमोथेरेपी ड्रग्स पेशेंट को दे सकते हैं। तो मोस्ट कॉमन रूट होता है आपका आईवी, इंट्रावेनस रूट से हम मोस्ट कॉमन ड्रग्स देते हैं। उसके अंदर जो कैनुला यूज में लेते हैं हम, वो आपका यूज में लेते हैं 16 से 18 नंबर। 18 नंबर मेनली यूज में लिया जाता है, 16 नंबर से 18 नंबर। 18 नंबर ग्रीन कलर का होता है, फ्लो रेट इसकी 90 ml पर मिनट होती है, और जो 16 नंबर का होता है फ्लो रेट, और 16 नंबर की फ्लो रेट आपकी 60 ml पर मिनट होती है। तो 18 ml के होता है आपके 18 नंबर का, उसको ग्रीन कलर का होता है, उसको याद रखना, उसकी फ्लो रेट होती है 90 ml पर मिनट, वो फ्लोरेट कर सकता है। उस हिसाब से हम आईवी थेरेपी देते हैं पेशेंट को केमोथेरेपी के अंदर। नेक्स्ट को आते हैं रूट की बात करें तो रूट किस चीज़ पे डिपेंड करता है, पेशेंट को जो ड्रग्स देते हैं तो कितनी डोज देनी है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो वो चेक करते हैं हम। डोज डिपेंड ऑन बॉडी सरफेस एरिया, जो BSA होता है आपका बॉडी के अंदर बॉडी सरफेस एरिया, वो आपका डिपेंड करता है वेट पर और हाइट पर। पेशेंट की हाइट और वेट के अकॉर्डिंग निकाला जाता है डर कैलकुलेशन करके, और फिर आई डोज पेशेंट के अंदर दी जाती है। नेक्स्ट इंटरवेंशन होता है सेकंड, आपके एनीमिया और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया पेशेंट के अंदर हो रहा है। एनीमिया होगा, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होगा तो ब्लीडिंग के चांस पेशेंट के अंदर बढ़ेंगे, और अगर पेशेंट के अंदर ब्लीडिंग हो रही है तो नर्स क्या करेगी, ब्लीडिंग प्रिकॉशंस वहाँ पर यूज में लेगी। ब्लीडिंग प्रिकॉशंस में देखिए, अगर नेजल ब्लीडिंग हुई है तो पेशेंट को आपको लीन फॉरवर्ड सिटिंग पोजीशन और लीन फॉरवर्ड करना है, आपको हेड को आगे की ओर पिंच करना है आपको नोज से, और वहाँ पर ब्लीडिंग सबसाइड हो जाएगी। आपको ये वहाँ पर प्रिकॉशन यूज में लेना है, और ब्लीडिंग के प्रिकॉशन जितनी प्रिकॉशंस होता है वो आपको वहाँ पर यूज में लेना है। नेक्स्ट एस्प्रिन।
एस्पिरिन क्या है, आपकी एंटी प्लेटलेट ड्रग्स है, ये प्लेटलेट के एग्रीगेशंस को रोकती है। तो वहाँ पर प्लेटलेट ऑलरेडी कम हो चुकी है हमारी, तो अगर प्लेटलेट अगर हम एस्पिरिन दे रहे हैं केमोथेरेपी के साथ, तो ब्लीडिंग की टेंडेंसी ज़्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी। इसलिए कीमोथेरेपी के साथ हम ब्लीडिंग को एस्पिरिन को कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं। एस्पिरिन कभी भी हम कीमोथेरेपी के साथ नहीं देते हैं। ये नर्सिंग इंटरवेंशन है, नर्स को ये याद रखना है कि एस्पिरिन को बिल्कुल भी नहीं देना है कीमोथेरेपी के साथ। नेक्स्ट देखते हैं IM रूट मैक्सिमम चांस फॉर इंजरी, सो कॉन्ट्राइंडिकेट इन केमोथेरेपी। केमोथेरेपी के अंदर हम IM रूट जो होता है इंटरमस्कुलर रूट होता है, डेल्टोइड मसल्स में देते हैं, वो डोर्सोग्लूटियल देता है, वेंट्रोग्लूटियल देता है, वेंट्रोलेटालिस देता है, लेटरल एक्सेप्टर देते हैं, अलग अलग रूट होता है, वहाँ पर हम IM इंजेक्शन देते हैं। तो IM जो रूट होता है वो हम काउंटरइंडिकेट करते हैं कीमोथेरेपी के अंदर, क्योंकि वहाँ पर पेशेंट को इंजरी कर देगा। जैसे डोर्सोग्लूटियल में लगा दी तो वहाँ से नर्व जाती है सियाटिक नर्व, और सियाटिक नर्व में अगर पिक हो गया तो पैरालिसिस हो सकता है लोअर लिम्ब के अंदर, तो पैराप्लेजिया कोच कर सकता है ये। तो नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं डू नॉट यूज सेविंग रेजर। आपको रेजर यूज में नहीं लेनी है जब केमोथेरेपी चल रही है, क्योंकि केमोथेरेपी का साइड इफेक्ट है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, और पेशेंट को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो सकता है क्योंकि केमोथेरेपी चल रही है। तो अगर वहाँ पर कट लग गया तो ब्लीडिंग होगी, तो ब्लीडिंग को प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हुए हमें वहाँ पर रेज़र को यूज में नहीं लेना है। रेज़र की जगह हमें क्या यूज में लेना है, ओनली ट्रिमर आती है वो हमें यूज में लेना है। नेक्स्ट हमारा नर्सिंग इंटरवेंशन किसके ऊपर होगा, फर्स्ट ये नर्सिंग इंटरवेंशन था हमारा थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के ऊपर। ब्लीडिंग प्रिकॉशंस में हमें क्या क्या करना होता है, जैसे एस्पिरिन को नहीं देना होता है, IM रूट से नहीं देना है, सेविंग के लिए रेज़र यूज में लेनी है, और ट्रेमर यूज में लेनी है। इसको हमें इस तरीके से समझना होता है। नेक्स्ट में देखते हैं न्यूट्रोपेनिया अगर पेशेंट को हो रहा है। न्यूट्रोपेनिया का मतलब क्या होता है, WBC का जो लेवल होता है वो कम हो जाता है। तो इसमें पेशेंट क्या होगी, इम्यूनिटी लेवल कम होएगा, और इम्यूनिटी कम होगी तो इन्फेक्शन बॉडी के अंदर बढ़ेगा। तो यहाँ पर नर्स क्या करेगी, इन्फेक्शन के प्रिकॉशंस को ध्यान में रखेगी, पेशेंट को ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराएगी जहाँ पर लेस पैथोजन हो, और एसेप्टिक टेक्निक यूज में लेंगी ऑल प्रोसीजर के अंदर। नेक्स्ट हमें क्या करना है, और न्यूट्रोपेनिया के लिए पेशेंट अगर न्यूट्रोपेनिया का है तो उसके लिए हमें पेशेंट को अवॉइड करना है क्राउड प्लेस पे, जैसे भीड़ भाड़ वाला जो इलाका होता है वहाँ पर पेशेंट को जाने से रोकना है, क्योंकि पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, इम्यून सिस्टम उसका सप्रेस हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब WBC का लेवल, तो वहाँ पर इन्फेक्शन होने के चांस पेशेंट को बढ़ सकते हैं। तो पेशेंट को बोलना है आपको कि क्राउड एरिया पे आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। नेक्स्ट हमें लाइव वैक्सीन को अवॉइड करना है। लाइव वैक्सीन इम्यूनो जो HIV वाले पेशेंट होते हैं उनमें क्या होता है, WBC का लेवल कम होता है, जितने भी इम्यूनो सप्रेशन पेशेंट होते हैं उनके अंदर हम लाइव वैक्सीन को कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं। लाइव वैक्सीन को मैं सब में कॉन्ट्राइंडिकेट करना होता है, और किड वैक्सीन हम दे सकते हैं। तो लाइव वैक्सीन को भी आपको कॉन्ट्राइंडिकेट कर सकता है, क्योंकि इन्फेक्शन के चांस को बढ़ा देगी। तो लाइव वैक्सीन को आपको कॉन्ट्राइंडिकेट करना है पेशेंट के अंदर, उस पेशेंट के अंदर जिसको कीमोथेरेपी चल रही है। नेक्स्ट के अंदर देखते हैं हाइपर यूरेसेमिया। पेशेंट में हाइपर यूरेसेमिया हुआ है। यहाँ पर हाइपर यूरेसेमिया का कारण क्या कोई हो सकता है, पेशेंट को यूरिन स्टोन और गोटी अर्थराइटिस हो सकता है। गोटी अर्थराइटिस में क्या होता है, प्यूरिन का लेवल बढ़ जाता है, जॉइंट के अंदर डिपोजिशन हो जाता है प्यूरिन, जिससे जॉइंट डिसऑर्डर है आपको गोटी अर्थराइटिस वो हो जाता है। और इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें ड्रग्स देते हैं, जो ड्रग ऑफ चॉइस कहलाती है गोटी अर्थराइटिस की, वो होती है एलोपेरिनोल होती है, एलोपेरिनोल जिसको हम बोलते हैं वो होती है। और ये ड्रग्स होती है आपकी जैंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर होती है, जैंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। ये हम उन पेशेंट को देते हैं जिनमें गोटी अर्थराइटिस हो जाता है, यानी प्यूरिन का लेवल, प्यूरिन डिपोजिशन हो जाता है जॉइंट के अंदर आकर, जिसको गोटी अर्थराइटिस हम बोलते हैं। ये कीमोथेरेपी का साइड इफ़ेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर प्यूरिन डाइट के अंदर हमें कौन कौन सी को कम करना है, फ्रूट्स और अल्कोहल को एक साथ में बिल्कुल नहीं लेना है। उसके बाद में लो प्यूरिन डाइट को हमें कम देनी है। अब एक साइड इफ़ेक्ट और मैंने आपको बताया नहीं है यहाँ पर कि जो कीमोथेरेपी होती है वो आपकी वॉमिटिंग करती है, यानी कि CTZ सेंटर को स्टिमुलेट करती है, और CTZ सेंटर आपका वॉमिटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। CTZ सेंटर आपका क्या होता है, मेंडुला ऑब्लिंगेटा के अंदर होता है, और ये क्या करता है, कवर करता है BBB यानी ब्लड ब्रेन बैरियर को ये कवर नहीं करता है। तो ये क्या करता है, कीमोथेरेपी ट्रिगर जोन होता है, कीमोथेरेपी रिसेप्टर जैसे हम वहाँ पर जाएंगे ट्रिगर करेंगे आपके CTZ सेंटर को, वो एक्टिवेट होगा और वॉमिटिंग कोज हो जाएगी। वॉमिटिंग होएगी
तो डिहाइड्रेशन होगा, और डायरिया हुआ तब भी डिहाइड्रेशन होगा। लेकिन यहाँ पर वोमिटिंग हुई है तो डिहाइड्रेशन हुआ है, और वोमिटिंग हुई तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगा, ना कि एसिडोसिस। तो CTZ सेंटर सप्रेस हुआ, यहाँ पर पेशेंट को वोमिटिंग हुई तो नर्स क्या करेगी, वोमिटिंग के अंदर हाइड्रेशन मेंटेन करेगी पेशेंट का, क्योंकि फ्लूइड लॉस हुआ है वहाँ पर। तो फ्लूइड लॉस को प्रिवेंट करने के लिए नर्स यहाँ पर पेशेंट को हाइड्रेशन को मेंटेन करनी है, फ्लूइड को इंटेक करना है, फ्लूइड बढ़ाना है, एंड फ्रीक्वेंट स्मॉल फीडिंग देनी है, उसको बार बार देनी, लेकिन स्मॉल फीडिंग देनी है। और उसके बाद ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, केमोथेरेपी इंड्यूस्ड वोमिटिंग के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस होती है एमसेट, यानी कि ऑन्डास्ट्रोम जो होता है वो आपके एमसेट में होती है। अब ECT से पहले हम केमोथेरेपी होती है CT, उससे पहले हम 12 से 24 आवर्स पहले हम देते हैं इसको। कीमोथेरेपी से 12 से 24 आवर पहले हम देते हैं वोमिटिंग के अंदर ऑन्डास्ट्रोम। द मोस्ट कॉमन अगर साइड इफ़ेक्ट में भी अगर आता है कॉमनली तो वो आपका एलोपेशिया आता है, उसके बाद आपकी वोमिटिंग आती है। वोमिटिंग ड्रग्स लेते ही ड्रग्स में पेशेंट को वोमिटिंग हो सकती है, क्योंकि ये ड्रग्स CTZ सेंटर को स्टिमुलेट करती है। तो वोमिटिंग को रोकने के लिए पेशेंट को 10 से यानी कि 12 से 24 घंटे पहले आपको ऑन्डास्ट्रोम की जो मेडिसिन इंजेक्शन होता है एमसेट नाम से आता है वो आपको दे देनी है। नेक्स्ट हम इसका पार्ट जो होता है, नेक्स्ट पार्ट है कीमोथेरेपी का, उसको हम कल कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।